हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेकर है। तो आज हम इसके ऊपर जो मुख्य बातें हैं उन पर चर्चा करेंगे, साथ में इसकी जो कमियां हैं उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो उद्देश्य रखा गया है वो 2030 तक अपने सतत विकास एजेंडा को लेकर चलता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस प्रपोजल को 2020 से लागू कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो इसको तीसरी बार लगभग 1986 के बाद आज 34 वर्ष बाद 2020 में लागू किया गया है और इसको अभी तक 3 बार लागू किया जा चुका है। पहला 1968, दूसरा 1986 और तीसरा आज 2020 में इसको लागू किया गया है। इसके लिए एक मसौदा समिति तैयार की गई थी 2017 में, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। यह पूर्व इसरो प्रमुख हैं। अगर हम बात करें मोटे मोटे तौर पर तो इसका मुख्य बिंदु ये है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। 10+2 मॉडल की जगह 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। स्टार्टिंग में 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी, जिसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है, जिसमें प्राइमरी नर्सरी से लेकर फर्स्ट और सेकंड क्लास तक की एजुकेशन है। इसमें आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल तीनों को एक साथ जोड़ा गया है। और दूसरा स्टेज है जिसको हम प्रीपरेटरी स्टेज बोलते हैं, जिसमें 8 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 3rd, 4th एंड 5th क्लास की बात हम करते हैं। अगर हम तीसरे स्टेज की बात करें तो उसको मिडिल स्टेज के नाम से हम जानते हैं, जिसमें 6th to 8th क्लास तक की बात की गई है। और 4th लास्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की बात की गई है, जिसमें 14 से लेकर 18 ईयर्स तक के बच्चों की एजुकेशन की हम बात करते हैं, जिसको हम सेकेंडरी एज के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो 10th, 12th के अलावा 3rd एंड 5th एंड 8th क्लास के स्टैंडर्ड को मिलाने की कोशिश की गई है, जिसमें बोर्ड के एग्जाम की बेस्ड पर एग्जाम हुआ करेगा। एग्जाम वर्ष में 2 बार हुआ करेंगे। एक बार डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जिसको हाथ से लिखा जाएगा और दूसरी बार ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम भी लिया जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 6th क्लास से लेकर वोकेशनल स्टडीज, स्किल बेस्ड स्टडीज और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब की भी बातें शुरू कर दी जाएंगी सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रट्टाफिकेशन को हटाकर नॉलेज बेस्ड एजुकेशन यानी ज्ञान परक शिक्षा की बात हम करते हैं। एजुकेशन के स्तर को 100% तक ले जाने के लिए लगभग 2 करोड़ बच्चे जो शिक्षा छोड़ चुके हैं उनको पुनः मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा। अगर मैं बात करूं तो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, अमित खरे जी, उनके अनुसार मल्टी एंट्री और एग्जिट कोर्स को भी हम ला रहे हैं, जिसमें ग्रेजुएशन या हायर स्टडीज में अगर कोई बच्चा अपनी पढ़ाई को बीच में रोक पाता है तो उसकी पहले की सारी पढ़ाई 0 मानी जाती थी। लेकिन अब इसमें बदलाव करते हुए ये कहा गया है कि यदि 3 साल की ग्रेजुएशन है तो उसमें अगर कोई बच्चा फर्स्ट ईयर छोड़कर एग्जाम नहीं दे पाता है तो उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा 2 साल में आकर आगे पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। और कोई बच्चा अगर 3 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसको उसके बाद डिग्री दे दी जाएगी। उसके अलावा अगर 1 साल और बच्चा लगाकर आगे पढ़ाई करता है तो उसको मास्टर्स की डिग्री भी दे दी जाएगी। अगर मैं बात करूं तो यूजीसी को अब खत्म कर दिया गया है, एमफिल की परीक्षा को हटा दिया गया है। यदि किसी विद्यार्थी को अब रिसर्च करना है, पीएचडी करनी है, तो उसके लिए वो मास्टर्स के बाद भी एलिजिबल हो सकता है। अगर हम बात करें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के लिए एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाएगी जो मॉनिटर करेगी कि कॉलेज और स्कूल के एग्जाम की फीस क्या होगी, यूनिवर्सिटीज की फीस क्या होगी और किस कोर्स की कितनी फीस होगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ एग्रीकल्चर और इन सभी चीज़ों को, आर्ट, सिंगिंग, डांस, योगा, जिम्नास्टिक, इन सभी को अब मेन सब्जेक्ट के तौर पर जाना जाएगा। अगर हम बात करें कि बहुत से विद्यार्थी जो विदेशों में पढ़ने जाना चाहते थे, लेकिन अब उनके लिए एक व्यवस्था की गई है कि विदेशों की जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके सभी के कैंपसों को अब इंडिया के अंदर खोलने की शुरुआत कर दी जाएगी। अगर हम बात करें NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की हम बात करें तो पहले इसमें 10th और 12th क्लास तक के लिए व्यवस्था की जाती थी। अब इसमें 3री, 5वीं और 8वीं क्लास तक की एडमिशन लेकर भी बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें 8 वर्ष के बच्चों के लिए तो उनके लिए
नेशनल कैरिकुलर पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की हम बात करते हैं, उन बच्चों के लिए नया सिलेबस तैयार किया जाएगा और उनको ओवरऑल डेवलपमेंट की हम यहाँ पे बात करते हैं। स्टैंडर्ड सेटिंग के लिए और असेसमेंट के लिए एक संस्था बनाई जाएगी जिसको परख के नाम से जाना जाएगा। आईआईटी और आईआईएम की तरह एक और संस्था बनाएगी जिसको मेरूज के नाम से जाना जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के नाम से ही जाना जाएगा। इसके अलावा हायर रिसर्च एजुकेशन के लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की भी स्थापना की जाएगी। सबसे बड़ी बात जो ये है कि वोकेशनल स्टडीज़ के लिए लगभग जो आज 26% जो आंकड़ा है कि 26% बच्चे ही हायर स्टडीज ले पाते हैं, चाहे वो वोकेशनल हो, इसको हम 2035 तक 50% ले जाने का हमारा लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा एक बात और इम्पॉर्टेंट ये है कि ओवरऑल जीडीपी का लगभग 6% हम एजुकेशन के सेक्टर में अब लगाएंगे अपने बजट का। इसके अलावा अगर कुछ कमियों की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहली कमी यही है कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था के ऊपर किसी भी प्रकार से इस शिक्षा नीति ने अपनी बात नहीं करी है। आंगनवाड़ी को किस प्रकार से स्कूल के साथ कंपटीशन देंगे, इसके ऊपर भी थोड़ा सा संशय है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन कब से किस प्रकार से इसके लिए मॉडल अपनाया जाएगा, कौन सा, इसके ऊपर नीति चुप है। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे शिक्षा का 6% जो खर्च करने की जो बात की गई है, 1966 में मैंने एक कोठारी कमीशन में भी इस बात की सिफारिश की गई थी, लेकिन वो 1966 था, ये 2020 है। तो हम क्या आज भी 6% तक व्यवस्था करने में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं? आगे के जो एनालाइज है, आगे की जो ऑब्जर्वेशंस है, वो मैं आपके ऊपर खुद छोड़ता हूँ। आप भी एनालाइज कीजिए, अपने सजेशन, अपनी बातें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर अभी जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।